आज के शो में सिंजोरो ऑयल फील्ड और ओजीडीसी हाउसिंग सोसाइटी के मामला, एफआईए मुत्तहरिक, 7 अहम गिरफ्तारियां, मुल्जिमान में ओजीडीसी के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल। व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ वफाकी इदारों की कार्रवाइयां क्या नतीजा खेज साबित होंगी? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। एफआईए की जानिब से ओजीडीसीएल में इस वक्त अहम गिरफ्तारियां इससे पहले जनवरी के आगाज में हुई और कल तकरीबन 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जिनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड थी। मैं वो पूरा केस आपको दिखाऊंगा जो इस वक्त जिस केस के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो एक स्लाइड प्रेजेंटेशन की सूरत में जो अहम केसेस कल जो तहकीकात में ये सामने आई हैं चीजें वो, और जो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं वो पहले आपको बता चलें कि ये साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इसमें शामिल है। इस गिरफ्तारी के अंदर जो टोटल 7 मुल्जिमान हैं और इसमें जो साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बशारत मिर्जा जिनका नाम है, इन पर ठेकों पर करप्शन का इल्जाम है जो इन्होंने सिंजोरो गैस फील्ड के हवाले से, सिंजोरो फ्लो लाइंस के हवाले से अप्रैल 2014 में दिए थे। तकरीबन मुबैना तौर पर 70 करोड़ रुपए का ये इल्जाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साबिक जो है उन पर ये लगा है और ये कहा गया जी कि मुल्जिम ने सिंजोरो ऑयल फील्ड के ठेके में तकरीबन 27 करोड़ के बजाय तकरीबन 97 करोड़ का तखमीना दे दिया और ये तकरीबन जो अमाउंट बनती है, टोटल सम बनता है मुबैना तौर पर एम्बेजलमेंट का, वो तकरीबन 700 मिलियन रुपीस 70 करोड़ रुपए बनता है। ओजीडीसीएल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे ये मामला है। दूसरा जो अहम मामला जिसमें दीगर 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए जिनकी बेल्स थी और वो बेल्स खत्म हुई जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उसमें ओजीडीसीएल एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों रुपए की खुर्द के हवाले से मुबैना तौर पर जो लोग मुलव्वस हैं उसमें सोसाइटी के सदर हैं और उनके साथ तकरीबन 6 ओहदेदार उन समेत शामिल हैं जिसके अंदर इरफान बाबर उनका नाम है जो सदर है, सेक्रेटरी रशीद भी उनका नाम है और इसके अलावा ठेकेदार की गिरफ्तारियों के लिए भी छापे जारी हैं। ये टोटल जो अमाउंट बनती है ये तकरीबन 650 मिलियन रुपीस की बनती है जो ओजीडीसी हाउसिंग एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी का मामला है। ये दोनों अहम मामला, अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं आपको ये बता देता हूं एक ब्रीफ, क्योंकि ये सिंजोरो ऑयल फील्ड जो है ये डॉक्टर आसिम के जमाने में जो है इस पर इनॉग्रेट हुई थी, लॉन्च हुई थी और इसका जो ब्रीफ है सिंजोरो ऑयल फील्ड का, ये अगर आप देखें अंदर आप, ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली 3 कंपनीज का। ओजीडीसीएल के इसमें तकरीबन 62.5% शेयर्स हैं। ये सिंजोरो ऑयल फील्ड सांगड़ में लोकेटेड है और ये इस वक्त गैस और इस वक्त कंप्रेसर्स और इसके साथ जो इसमें जो रिकवरी का जो तमाम फिगर्स हैं, प्रोडक्शन की जो फिगर्स हैं, इसकी कैपेसिटी, इसके दीगर हवालों से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये इस पूरे ब्रीफ में मेंशन इस वक्त हैं। इसकी जो प्रोजेक्ट की पूरा ब्रीफ है ये इस वक्त आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन है, क्योंकि सिंजोरो गैस फील्ड में जो फ्लो लाइंस प्रोजेक्ट है, फ्लो लाइंस प्रोजेक्ट के हवाले से जो मुबैना तौर पर, जिस तरह मैंने कहा कि जो इल्जाम है मुबैना तौर पर खुर्द का, वो 70 करोड़ रुपए बशारत मिर्जा साहब पर जो एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओजीडीसीएल है। और ये शख्सियत कौन है, ये ओजीडीसीएल की वेबसाइट पर अगर आप लिखें भी तो आपको ओजीडीसीएल की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है इनका नाम। ये साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, साबिक एक्टिंग सीईओ और साबिक एक्टिंग एमडी ओजीडीसीएल है बशारत मिर्जा साहब। और इनकी क्वालिफिकेशंस में अगर आप देखें तो ये 2011 से 2012 तक जो है ये एक्टिंग एमडी थे ओजीडीसीएल और 1998 में इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी। इसके अलावा जीएम रह चुके हैं सप्लाई चेन के। इसके अलावा ये दीगर कंपनी से भी वाबस्ता रहे हैं। एमबीए इन्होंने लिखा है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से किया। ये इनकी पूरी प्रोफाइल मौजूद है जिन साहब को कल जो है इस पर गिरफ्तार किया गया एफआईए की तरफ से। अच्छा, दूसरा अहम नाम जो मैंने आपको बताया जो एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी के सदर हैं, ये जो एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी के सदर हैं इरफान बाबर खान साहब, ये जनरल मैनेजर भी हैं इस वक्त और ये जीएम है ओजीडीसीएल में। और ये स्टैंडिंग कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान भी सवाल पूछा गया था कि आखिरकार ये क्यों है, तो उस वक्त कहा गया था कि ये बेल पर हैं, इसलिए अब तक जो है वो जनरल मैनेजर हैं। ये जीएम है और इनकी अगर आप देखें तो इन्होंने एलएलबी किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमए इन पॉलिटिकल साइंस। इनकी पूरी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैं किसी पर इल्जाम हरगिज नहीं लगा रहा, क्योंकि जो भी हम बात करते हैं वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पर करते हैं और जो तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन के अंदर बातें साबित होंगी। अभी चीजें जो है गिरफ्तारियां हुई हैं इन्वेस्टिगेशन फेज में, लेकिन इन दोनों पर जिस तरह मैंने कहा कि
एक पूरा तकरीबन 70 करोड़ रुपए का मुबैना तौर पर इल्जाम है और दूसरा इल्जाम जो है वो तकरीबन 65 करोड़ रुपए का 650 मिलियन रुपीस का है। मैं ये आपको दिखा देता हूं, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम बात करते हैं तो हम ठोस बुनियाद पे बात करते हैं तो ये एफआईआर हैं जो इन दोनों मुल्जिमान के खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, यानी दोनों हवालों से। एक तो आपको सिंजोरो फील्ड की आपको दिखाएंगे एफआईआर, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो एस्टिमेट दिए गए थे 27 मिलियन के, इन एक्चुअल वो 97 मिलियन के हो गए। और इसके साथ जो दूसरा मामला है ओजीडीसीएल हाउसिंग का, उसकी भी डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, एफआईआर की कॉपीज वगैरह सब चीजें, और इसके बाद हम ये जरूर पूछेंगे क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग व्हाइट कॉलर क्राइम में मुबैना तौर पर मुलविस हैं, जिस पर तहकीकाती इदारे कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये कितनी फ्रूटफुल हो सकती हैं। और इन इदारों के अंदर, यानी जो इन इदारों में काम करते हैं, जो हमारे इस वक्त पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, उनको कितना डर होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये तहकीकाती इदारों की गिरफ्त जो है मजबूत होती जा रही है इन तमाम मामलों पर। इस ब्रेक के बाद बेनकाब देखते रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब कर रहे हैं एक अहम इदारा, जो इस पर सरकारी इदारा है, जिसमें मुबैना तौर पर कौमी खजाने को नुकसान कुछ अफसरान ने पहुंचाया और जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पहले जो जिक्र किया है सिंजोरो ऑयल फील्ड का, जिसका मैंने ब्रीफ भी आपको दिखा दिया इस प्रोग्राम में, मैं वो एफआईआर भी आपको दिखा देता हूं जो एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने रजिस्टर की थी। और इस केस के अंदर आप देखेंगे कि इसमें लिखा है जी कि मुबैना तौर पर जो कवानीन थे उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये जो मामला तकरीबन 270 मिलियन में होना था 27 करोड़ में, वो 951 मिलियन में हुआ। इस तरह तकरीबन 70 करोड़ रुपए का मुबैना तौर पर नुकसान जो है वो नेशनल एक्सचेकर को पहुंचाया गया। इसके अंदर जो अफसरान मुलविस हैं उसमें जो साबिक ईडी एक और भी हैं वो भी हैं। इसके अलावा तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जिनके नाम इसमें एफआईआर में है, जिन्होंने इस पर ये जो है काम किया था और इनके खिलाफ तहकीकात इस पर की जा रही है। मैं बताऊं, मेरे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं और साबिक वफाकी वजीर कानून डॉक्टर बाबर अवान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है डॉक्टर साहब आपसे, अस्सलाम वालेकुम, कि सर पहले तो सलाम सर, मैं ये जानना जरूरी है आपसे कि हमने देखा है कि सियासतदानों के खिलाफ तो बात आती है खुल के और मिनिस्टरों के खिलाफ और दीगर मामलात में, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स है सर, जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए के मुबैना तौर पर लॉसेस एक्सचेकर को दिए गए कुछ अफसरान की तरफ से, और ये ऐसे ओजीडीसीएल एक है, ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं सर। तो ये कितनी सराहियत कर गई करप्शन इस माशरे में हमारे? बाबर अवान साहब पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप भी एक तरह का जहाद कर रहे हैं और ये जहाद बिल-लिसान है, इसको जारी रखिएगा। आई अप्रिशिएट जो आप एफर्ट्स करते हैं, यही सारी कौम का काम है। बेसिकली ये पार्लियामेंट का काम है जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, और ये हुक्मरानों का काम है और जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनका काम है जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं। देखिए, 2 इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक तो ये है कि एहतसाब का जुज वक्ती काम तो होता है, जब किसी को जोश आता है या जब किसी पे प्रेशर पड़ता है तो वो जुज वक्ती काम करता है। फिर कभी कभी जिस तरह हम कहते हैं जी एक्शन हमने सफाई के लिए, आपको नजर आएगा वजीर आला खड़े होते हैं झाड़ू पकड़ के और फिर अपने घर का गंद उठा के गली में डाल देते हैं, वजीर खड़े होते हैं झाड़ू पकड़ के। ये एक इंतहाई गैर संजीदा रवैया है। जो शो केसिंग है वो मॉडलिंग में तो हो सकती है और सेल्स में तो हो सकती है कि कपड़े बेचने के लिए आप सामने एक अच्छा कुर्ता लगाएं, अंदर से लोगों को 2 नंबर दे दें। लेकिन जो स्टेट का आर्ट है गवर्नेंस, और जिसमें पूरी पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी का स्टेक है, वहां पे ये शो केसिंग नहीं होनी चाहिए। पहला इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि जब ताकतवर आता है तो कानून अपनी आंखें फेर लेता है और कमजोर या थोड़ा सा जेर दस्त भी काबू आ जाए तो फिर उसके लिए लितरोल भी है, फिर उसके लिए ड्राइंग रूम भी है, फिर उसके लिए हवालदार नथा भी है। जो इस वक्त आपने जो इशू रेज किया और टैग किया, ये गवर्नेंस से रिलेटेड इशू है कि इस तरह का काम अगर खजाने के ऊपर, खजाने के जो वजारत खजाना है, मैं समझता हूं उनके 2 काम है। ये मैंने वजीर खजाना 1 से ज्यादा बल्कि 3-4 को मैंने ये बात कही। एक काम तो उनका यह है कि वो बजट बनाएं और उस बजट में देखें कि आवाम को क्या सहूलत मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं कि आवाम की जेबें किस तरह काटनी है। दूसरा यह है कि खजाने को जेलसली गार्ड करना, उसके लिए हम अलहदा से फौज का कोई यूनिट वहां पे नहीं लगा सकेंगे और ना मैं और आप जाके गार्ड कर सकते हैं। ये इनका काम है कि जब ये पैसे देते हैं तो इनके पास एक अलहदा से नेटवर्क हो, अलहदा से एक सेल हो, अलहदा से एक डायरेक्टरेट हो जो मॉनिटर करता रहे। अब आप हैरान होंगे इस बात के ऊपर कि
आपको कट कर रहा हूं सॉरी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आपने शोकेसिंग का जो लफ्ज का है, समझना चाह रहा हूं कि फर्क किस तरह हम कर सकते हैं तफरीक, ये जो पर्टिकुलर केस है, और ये छोटे लोग नहीं सर, ये कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कोई सीईओ, कोई एमडी रह चुका है इस इदारे का, ओजीडीसीएल का। अच्छा, इसके साथ जो मिनिस्टर साहब थे उस वक्त वो डॉक्टर आसिम थे जब ये गैस फील्ड आई थी, तो उनके बारे में तो पूरी कौम जानती है कि वो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी फेस कर रहे हैं इस वक्त, तो और जो ये लोग थे ये उस वक्त मुख्तलिफ सीईओस थे या एमडी थे या जीएम थे, और कुछ इसमें से इस वक्त भी जीएम थे जो पकड़े गए। तो सर ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है, और शोकेसिंग तो हमें मुबैना, मुझे मेरी आंखों से तो नहीं लग रही। डॉक्टर साहब आप क्या कह सकते हैं इस बारे में, ये शोकेसिंग किस तरह से? देखिए, आपने आधा सवाल उसका जवाब खुद ही दे दिया कि एक डॉक्टर आसिम को बुरा समझ के पकड़ा गया और एक डॉक्टर आसिम है जिसका ट्रायल हो रहा है, बाकी किधर गए? ये बुनियादी सवाल है। वो हम दोनों एक ही बात अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट है, इशू एक ही है। वो ये है कि ये जुज वक्ती काम नहीं है, ये कुल वक्ती काम है एहतसाब, और फिर ये बेलाग होना चाहिए। अच्छा, इसका एक और पहलू जो मैं कह रहा था आपको कि जिस तरह से पाकिस्तान का मसला, 3-4 मिसालें आपको बड़ी दे देता हूं। नवाज शरीफ साहब ने, मैंने इख्तलाफी नोट में ये दिखाया भी, नवाज शरीफ साहब ने बात करते हुए कहा फैसलाबाद में, उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के अंदर अंदर जो गर्दिशी कर्जा है उसको मैं खत्म कर दूंगा। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बैरून मुमालिक से और अंदरूनी कर्जे का मतलब ये था, स्टेट बैंक की मशीनों को कहा जाता है कि तेजी से नोट छापो और वो नोट फिर बाजार में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ आप रखें इस वक्त अगर अदरक और टमाटर और दूसरी तरफ नोट रखें तो आपको पता लगेगा कि अदरक और टमाटर भारी हैं। जो इशू है, असल इशू है, उसकी तरफ जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। एहतसाब का इदारा वो हो जिसके अंदर कोई सियासत ना हो सके, और जिस एहतसाब के इदारे में, मैं आपको मिसाल देता हूं, ये 4 सूबों में से सिर्फ एक जगह पे हुआ है, बाकी करते वो इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। आप केपीके की मिसाल ले लें, वहां उन्होंने जो एहतसाब का इदारा बनाया उसने तो अपने वजीरों को हथकड़ियां मार दी हैं, उसने तो ये जैसे गिरफ्तारियां हुई हैं शुरू कर दी हैं, ये इस्लामाबाद शहर के अंदर हुई हैं ये, या फिर अगर हमने देखा है कि नैब ने रावलपिंडी के अंदर रिसेंटली कार्रवाई की है, डीएचए इस्लामाबाद फार्म हाउसेस रैंचेस के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, रावलपिंडी से डीएचए के एक्स एडमिनिस्ट्रेटर गिरफ्तार हुए हैं। तो हमने जो पिछले कुछ दिनों में राना मशहूद साहब पे खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है नैब लाहौर के अंदर, कासिम जिया साहब ने वॉलंटरी रिटर्न करा लिया अपनी, वो निकल गए इंक्वायरी से, और ये जो हम केस ओजीडीसीएल का रख रहे हैं ये भी वफाकी है, ज्यादा इसका सूबे सिंध से तो ताल्लुक नहीं है। तो ये बात जो है इस वक्त के सिर्फ सिंध में मामला हो रहे हैं, ये कितनी दुरुस्त रहती है आप फिर इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, सिंध में भी ना, मिसाल के तौर पे कितने चीफ मिनिस्टर रहे मुशर्रफ साहब के जमाने में, कराची के अंदर आपने देखा कि कितनी वो कटिंग, जिसको चाइना कटिंग कहते हैं वो, और कितनी जेब कटिंग दोनों हुई। आपने देखा कि पहाड़ियों की पहाड़ियां काट के वहां जो सरकारी चीजें जितनी थी उनके ऊपर शादी हॉल बन गए। मैं और आप बनाने वाले तो नहीं है, बनाने वाले वही हैं जो जिन्होंने बनाए। तो एहतसाब अगर आप शुरू करते हैं एक्स डेट से, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा आदमी जो बड़ा स्मार्ट सा है, यंग लड़का है, वो न्यूज 1 के ऊपर एंकर है और उसका नाम सीन से शुरू होता है और वो ये है और वो है, तो मैं आपके लिए खिलाफ कानून फिर बना रहा हूं, ये टेलर मेड कानून हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि जो एहतसाब का सेंट्रलाइज्ड निजाम है उसमें फेडरल गवर्नमेंट की हर वक्त उसके ऊपर गिला आता है। अब जबकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के अंदर भी इसको इफेक्टिव बनाया जाए। थोड़ा सा अब तक पर हूं और नाम स्वाद से शुरू होता है मेरा, अगर आप मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। नहीं, मैंने जान के, सहबान खान आपसे 3 साल से दोस्ती है, मैं जान के मैंने कहा फिर मैं आपके खिलाफ कानून बना रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा था, इसको कहते हैं मंतक की मिसाल है। अच्छा, दूसरा जो इशू है वो ये है, आप अच्छे आदमी, अल्लाह ताला आपको हर बला से महफूज रखे, हमारी दुआएं आपके साथ। ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट आपसे बात पूछनी है। जो एक तो होता है कि कौमी खजाना पहुंचाया, एक आध ऐसे मामलात होते हैं दीगर जो हम उठाते हैं इसमें, जहां पर इस वक्त नुकसान आम आदमी का इस तरह होता है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी होती है, कोई इस तरह के मामला होते हैं जहां आम आदमी डायरेक्ट मुतासिर होता है, और ये इसमें भी एक ओजीडीसीएल के मामले में भी एक केस ऐसा आया जो मैं दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब से पूछूंगा इस पर उनकी राय क्या है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब दिखती रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब कर रहे हैं आज एक मेगा स्कैम को जिसके अंदर एफआईए की जानिब से गिरफ्तारियां हुई हैं, कल ही हुई हैं
7 अहम मुल्जिमान को OGDCL के, जिसके अंदर साबिक अफसरान शामिल हैं और कुछ हाजिर सर्विस भी जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये मैं डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े हम शुक्रगुजार हैं, वो हैं हमारे साथ और बात कर रहे हैं लीगल हवाले से भी और दीगर हवालों से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक आम आदमी कितना मुतासर होता है इन चीजों से, क्योंकि ये जो FIR है ये जिसमें गिरफ्तारियां 6 मुल्जिमान की हुई हैं, जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी सोसाइटी गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने मेंबरों का जो पैसा था तकरीबन 62 करोड़ रुपए, 620 मिलियन रुपीस, उसमें जो FIR है उसमें लिखा है जी कि ये लैंड परचेज करने के लिए सोसाइटी के 2418 प्लॉट्स इनको तामीर करने थे और जमीन भी खरीदनी थी उसकी। लेकिन इस रकम को जो OGDCL की एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी की जो मेंबर कमेटी या फिर जो आप कह रहे हैं उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उन लोगों ने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात का भी नाजायज इस्तेमाल किया, खुटबुट करी और तकरीबन जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया उस कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड वो भी गैर शफाफ हुआ। इसके अलावा तकरीबन 62 करोड़ रुपए, 620 मिलियन रुपीस कहा जाता है कि इसके अंदर मुबैना तौर पर खुटबुट हुई। और ये सारा पैसा जो है ये आम आदमी का जो पैसा है इस वक्त ये इसमें इन्वॉल्व था। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये FIR है जो हम आपको इस वक्त सब कुछ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट केस है और 6 गिरफ्तारियां इसमें हुई। डॉक्टर पवरवान साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कानून क्या कहते हैं जब आप ये कहते हैं कि नेशनल एक्सचेकर को लॉस हुआ, यानी आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, तो प्ली बार्गेन या VR नैप करती है या FIA जो अकाउंट अगर अमाउंट रिकवर होती है किसी तरह से तो वो आपके नैब या FIA के पास गई और फिर उसके बाद अगर नुकसान आम आदमी का हुआ है, मिसाल के तौर पे हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मेंबरान हैं, उन्होंने पैसे जमा कराए थे और उनके पैसे डूब गए, तो कवानीन क्या कहते हैं? क्या पैसे उन्हीं मेंबरान को वापस होते हैं अगर रिकवर किए जाते हैं? किस तरीके से जिनका पैसा डूब गया उनका क्या होगा? ये गिरफ्तारियों से उनको पैसा तो नहीं मिलना सर, क्या किस तरह मिलेगा उनको पैसा? ये जो नैब का कानून है उसके मुताबिक तो अगर कोई इसको कहते हैं कि फ्रॉड एट लार्ज हुआ या किसी जगह के ऊपर कोई ऐसी वारदात आई जिसमें बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हैं, तो वो रिकवरी करने के फौरन बाद फिर मुतासिरीन को बुलाते हैं और उनके क्रेडेंशियल्स देख के और चेक करके फिर उनको वापसी करते हैं। लेकिन FIA के कानून में ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। FIA एक्ट 75 के मुताबिक जब मुकदमा खत्म होगा तो फिर जो रिकवरी होगी वो रिकवरी फिर सरकारी खजाने में जाएगी। ये दूसरी बात है। तीसरा, इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि सारी जिंदगी की आमदन लगा के इस्लामाबाद में जिन लोगों ने घर बनाए हैं, बहुत पॉश एरिया है E11 का, इस वक्त वहां बड़े लोग रहते हैं और साबिक जजेस भी, जर्नैल तक भी वहां पे रहते हैं और हमारे मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के लोग भी वहां पे रहते हैं। मैंने खुद देखा है आते जाते लोगों को। वो जो इशू है उसका वो ये है कि वहां ना किसी सोसाइटी, पता नहीं कोई एक आध हो तो मुझे मालूम नहीं है, ना उन्होंने कोई कब्रिस्तान छोड़ा, ना उन्होंने कोई पार्क छोड़ा, ना उन्होंने सिविक कम्युनिटीज छोड़ी, सारी सोसाइटीज। लेकिन अब 3-4 दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की कमेटी है, उस कमेटी ने इस मैटर को टेकअप किया तो सिर्फ पूरे इस्लामाबाद में उन्होंने 4 सोसाइटियां। अब ये देखना पिक एंड चूज, अगर हर जगह हम करना शुरू कर देंगे तो फिर एहतसाब नहीं होता। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइन में लिखा हुआ है कि वो लोगों के लिए सस्ती हाउसिंग मुहैया करे। गवर्नमेंट को जब उनको इख्तियार मिलता है, ये हर गवर्नमेंट ने पिछले भी किया और अभी भी कर रहे हैं, तो वो फिर अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनानी हो तो सस्ती या रिश्तेदारों की या पहले से अपनी खरीदी हुई वो जमीन लेने के लिए वो शहर से 50 किलोमीटर बाहर चले जाते हैं। वहां सारी जिंदगी ना कोई सहूलत हो सकती है और ना ही कोई फैसिलिटीज मिलती है लोगों को। इसलिए रियासत का पूरी बैसियत रियासत 3 दर्जों के ऊपर रुख दुरुस्त करने की जरूरत है। एक, गवर्नेंस अपना रुख मोड़ दे लोगों की तरफ। अब आप देखिए ना, सब्ज ट्रेन, पीली नीली बसें चल रही हैं, लेकिन स्कूलों को और यूनिवर्सिटीज के अंदर मैसेकर्स हो रहे हैं, उस तरफ सिक्योरिटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, नए गेट लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये जो अफसरान को फोर्टिफाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई अफसरान है किसी सरकारी इदारे के हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, जैसे मिसाल के तौर पर स्टैंडिंग कमेटी जो थी कौमी असेंबली की, वहां पर सवाल पूछा गया, ये जो शख्स गिरफ्तार हुए हैं OGDCL के, इनके बारे में स्टैंडिंग कमेटी में ने सवाल उठाया जब उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी पेट्रोलियम की जो स्टैंडिंग कमेटी कौमी असेंबली की, तो कहा जी कि ये क्योंकि इस वक्त भी GM सर्विंग इसलिए है क्योंकि अभी ये बेल पर है, FIR तो इन पर कट चुकी है लेकिन ही इज ऑन बेल। तो बेल का मतलब है कि ही कैन सर्व एज अ जनरल मैनेजर टिल ही इज ऑन बेल। तो सर, मैं कानून के हवाले से पूछना चाहता हूं, साहब, अगर इस तरह के बहुत से लोग हमारे मुख्तलिफ इदारों में हैं, मुबैना तौर पर हैं, जिन पर FIRs हैं और बेल के ऊपर बैठे हुए हैं, तो कानून उनको इजाजत देता है इस चीज की कि वो सरकारी इदारों में बैठे हैं बेल के बावजूद भी? एक मोरल ग्राउंड्स क्या है, कानूनी इस पर क्या कहता है सर डॉक्टर साहब? कानून इस पे ये कहता है कि जो ही FIR दर्ज हो तो आदमी ओहदे से हटेगा और अंडर सस्पेंशन चला जाएगा और फिर वो
अंडर सस्पेंशन तनख्वाह लेता रहेगा, लेकिन वो तनख्वाह भी थोड़ी सी कम हो जाती है। कानून तो हमारा ये कहता है, बरात की सूरत में कम हो जाती है। दूसरा जो आपने कहा कि जब कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह का काम करता है, अब सरकारी मुलाजिमों में भी पिक एंड चूज है। मैं जो पिक एंड चूज के ऊपर मेरा जोर इसलिए है कि मैंने अपोजिशन में, गवर्नमेंट में सारा कुछ बैठ के 15 साल से पार्लियामेंट को अंदर से भी देखा, निजाम को बाहर से भी देखता हूं, और रोज अदालत में होता हूं और सुप्रीम कोर्ट में होता हूं। अब मिसाल के तौर पे आप अंदाजा लगाएं कि जस्टिस साकिन निसार साहब ने, जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं कुछ महीने के बाद, उन्होंने बड़ी फ्रैंकली, बड़ी ऑनेस्टली ये बात कही कि हम बड़े लंबे अरसे से जो शिकायत आई जजेस के खिलाफ 209 में, उनका फैसला नहीं कर सके। मैं आपको एक ताजा, जो आपके अब तक के और बेनकाब के देखने वाले नादरीन है, मैं ताजा तरीन बात बता देता हूं। जब एक गुज़श्ता सियासी चीफ जस्टिस के हवाले से समरी गई, समरी की कॉपी है जी मेरे पास, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गई, उस समरी में लिखा गया कि इनको गाड़ी दे दें। प्राइम मिनिस्टर ने, यही प्राइम मिनिस्टर है, हम इनके ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, दुरुस्त फैसला ये किया। उन्होंने कहा जी एक तो गाड़ी इनको दी जाएगी 3 महीने के लिए, दूसरा उन्होंने कहा कि पेट्रोल ये अपना इस्तेमाल करेंगे, तीसरा उन्होंने कहा कि ये तवक्को है कि 3 महीने में अपना बंदोबस्त करेंगे। अब इंडिया के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तनख्वाह तकरीबन 1 लाख रुपए हिंदुस्तानी रुपया है, जो पाकिस्तानी 1,60,000 बनता है। यहाँ क्या तनख्वाह है आपको पता ही है। अच्छा, जो पेंशन है वो भी 7-8 लाख रुपए बनती है मंथली। लेकिन लोग अब ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, ये करप्शन नहीं है के ऊपर रिपोर्टेडली है। डॉक्टर साहब से राब्ता शायद हमारा वो मुनक़ता हुआ है और इस पर टेक्निकल वजूहात की वजह से शायद हम राब्ता दोबारा, डॉक्टर साहब आ गए दोबारा। डॉक्टर साहब आप जो फरमा रहे थे, तो इसमें सेलेक्टिव जो आप बार बार कह रहे हैं, इस पर डॉक्टर साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हुआ था बीच में। पहुंच रही है, आई कैन हियर यू। जी हाँ, पहुंच। मैं ये पूछ रहा हूं, जो आप बार बार कह रहे हैं सेलेक्टिव बुनियाद पर, सर ये जो इसको फिर वो विक्टिमाइजेशन का जो बात है वही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर जिस पर, मिसाल के तौर पर ये केस भी है, हम जिस पर भी उंगली डालते हैं, जिस पर भी उंगली उठाते हैं, इस पर कोई इल्जाम आता है सामने, कुछ करते हैं, तो बात आ जाती है जी विक्टिमाइजेशन हो रही है, इस पर सेलेक्टिव जस्टिस हो रही है, सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है। ये तनकीद पर जब तनकीद होती है तो ये जवाब आता है, कितना दुरुस्त है ये जवाब सर? ये अब इसमें कितना दम रह गया इस जवाब में? देखिए, ये जवाब इसलिए आता है कि अभी पिछले दिनों एक इदारे की तरफ से ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब के कर्जों के मुकदमात के ऊपर स्टे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान के आईन के अंदर लिखा हुआ है, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, अनइक्विवोकल लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंसेस हैं उनके हवाले से स्टे ऑर्डर नहीं चलेगा। अगर कोई स्टे ऑर्डर चल रहा है तो फिर उसके लिए तो मोम की नाक और एक बेमानी चंद सफे की किताब हो गई ना जी आईन। इसलिए सिलेक्टिव इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग यूं लगता है कि वो पैदा ही हुए मुकद्दर के सिकंदर, उनको हर जगह से रिलीफ मिलता है, यहां से शुरू होता है उनका रिलीफ और जद्दा के सुरूर पैलेस तक चला जाता है, बाकी जो है वो जेलों के लिए बने हुए हैं। अब अगर सारी जगह अकाउंटेबिलिटी शुरू हो और ऊपर से शुरू हो, और मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि जो PCA 47 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 47 है, सूबों में जिसका दायरा इख्तियार है, उसको रिडंडेंट कर दिया गया, उसको चलने ही नहीं दिया जाता। उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स अपनी आमदनी से ज्यादा वाली जिंदगी गुजार रहा है उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके जराए आमदन जायज हैं। अब अगर आप देख लें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके जो उन्होंने अपने दाखिल किए हुए हैं कागजात नामजदगी, और बेशुमार लोगों ने लिखा हुआ है कि पेशा क्या है, कारोबार क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है जी सियासत है हमारा पेशा या कारोबार, या पार्लियामेंट है हमारा पेशा या कारोबार। अब तो जो असल बात है वो ये कि लोगों का इंसाफ के इस निजाम के ऊपर से एतमाद उठता जा रहा है, इस कानून के ऊपर से एतमाद उठता जा रहा है। इसीलिए 2 लफ्ज हो गए, एक आपने कहा सिलेक्टिव जस्टिस, दूसरा मैं कहता हूं स्ट्रीट जस्टिस शुरू हुआ है। और जितनी आपको बेचैनी नजर आती है लोगों के अंदर, उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार, ये वो गवर्नेंस है जिसमें एक हफ्ते में 3 दफा पूरा पाकिस्तान बिजली के ब्रेकडाउन में डूबा। किसी ने मादरत की आपसे? किसी ने कौम को बताई वजह के क्या है? किसी ने कोई जिम्मेदारी किसी की लगाई कि कौन जिम्मेदार है जो पाकिस्तान को अंधेरे में डुबोता है? फ्रांस में एक दिन अंधेरा हुआ, वहां तहकीकात हो रही हैं, नए कानून बन रहे हैं और वहां पे उन्होंने मुल्जमान गिरफ्तार करना शुरू किए हुए हैं। इसको पश्तो में कहते हैं जी अख्पल बादशाही। यहां हर आदमी अलग अलग अपना अपना बादशाह है।
इसलिए बादशाह सलामत के जमाने में भी बादशाहों का कौन फिर हाथ पकड़ेगा और उनको कौन हथकड़ी लगाएगा? उसके लिए तो पहले वो कहेंगे सोने की हथकड़ी लगाओ और चांदी की चाबी हो तो तब हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कोई सर्जिकल ऑपरेशन होगा तो तब पाकिस्तान से करप्शन खत्म होगी। सर लास्टली मैं पूछना ही चाह रहा हूं आपसे कि अब ये जो तमाम केसेस हैं, जिस तरह ये FIA नैब ने टेकअप किए हैं, कोई कानूनी तौर पर कुछ इस पर हमें इनोवेशन की जरूरत है, इनको मजीद मजबूत करने के लिए इदारों को, ये किस तरीके से ये जो मामला खोल दिए हैं इस पर, और एक नहीं कई तादाद में खोल दिए हैं इस पर, बहुत से केसेस हैं। जिस इदारे में आप जाए वहां पे इस पर, यहां पर अगर बात करें सिंध में, यहाँ पे KDA, TA, हर इदारे में इस पर मामला खुले हुए, FIA ने, कहीं नैब ने, कहीं या सूबाई एंटी करप्शन ने, और यही हम देखते हैं दीगर सूबों में भी हालात हैं। तो डॉक्टर साहब इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए क्या हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या लीगल अमेंडमेंट्स की जरूरत है? किसी हमें नए पैकेज की जरूरत है, लीगल नए लॉज की जरूरत है क्या? किस तरह से ये लीगल हवाले से लॉजिकल एंड पर अपने पहुंचेंगे डॉक्टर साहब सारे मामला? इन काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो यह है कि कॉम्पिटेंट, दयानतदार और सियासी असर और रसूख से आजाद तफ्तीश करने वाले आपको लोग या इदारे अगर नहीं है तो बाकियों को रिटायर करें, सबको फिर जो नहीं काम कर सकते आप नए लड़के भर्ती कर लें, नई लड़कियां भर्ती कर लें, वो काम शुरू कर देंगे, इसलिए कि उनको जंग नहीं लगा हुआ होगा। एक काम ये करने वाला है। दूसरा ये है कि प्रोसिक्यूशन के लिए ट्रेंड लोग, आम लोगों में से पिक एंड चूज करके उनको प्रोसिक्यूटर लगाना, फिर वो कुछ भाग जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ काम ही छोड़ जाते हैं बेचारे। तीसरा सबसे बड़ा काम यह है कि अदालत नहीं हो रहे। आप पंजाब के अंदर में सिर्फ जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है उसके जो मुकदमात हैं हजारों की तादाद में, और जो औरतों के खिलाफ तशद्दुद है, और तशद्दुद में सारी जितनी भी वो चीजें जो हम जिनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, वो सारी की सारी चीजें जो हैं उनमें जो रेट ऑफ कन्विक्शन है और रेट ऑफ ट्रायल है वो 8% से 5% के दरमियान है। अब देखें ना फिर क्या है ये निजाम और क्या है ये कानून और कहां है इंसाफ फिर, और किधर है सारा वो जो हम कहते हैं कि हम आएंगे तो इंसाफ आपके दरवाजे पे पहुंचाएंगे। हमारे दरवाजे पे लोड शेडिंग आ गई और हमारे दरवाजे पे लोड शेडिंग आ गई, गैस के भी, पानी भी कोई नहीं है, लेकिन वो जो हमें मिलना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को वो नहीं मिल रहा। 3 वजूहात से ये दूर किया जा सकता है। और साथ ये कहना भी जरूरी है कि थोड़ी प्रोटेक्शन भी हो। जो लोग बड़ा मुकदमा बनाते हैं, आपने देखा कितने लोग हैं जो तफ्तीश के दौरान बेचारे मारे जाते हैं, उनको पूछने वाला और उनके खानदानों को पूछने वाला ही कोई नहीं है। सही बात, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर बाबर रहमान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और कवा हवाले से, माशरे के हवाले से हमने इनसे सवाल पूछे हैं, लेकिन जिस केस को हमने आज रखा है इस प्रोग्राम में, मैं कुछ आपको फ्लैशबैक दे दूं, कुछ और इंपॉर्टेंट इस पर अपडेट्स भी दे दूं, क्योंकि ये जो FIR हम आपको दिखा रहे हैं, 2 FIRs हैं, इसमें तकरीबन 6 मुल्जिमान इससे पहले कुछ दिन पहले जनवरी में गिरफ्तार हुए हैं, और अब जो रिसेंट 7 मुल्जिमान हुए हैं इसके अंदर जो लोग शामिल हैं उनकी प्रोफाइल्स ही मैंने आपको दिखा दी हैं। कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुका है, कोई MD रह चुका है इस इदारे का, कोई इस पर जो है वो जनरल मैनेजर इस पर इदारे का मौजूदा हालात में भी है इस पर, और वो बेल के ऊपर बैठा हुआ था। और ये इल्जामात जो हैं इस पर, एक 70 करोड़ रुपए की FIR है, एक तकरीबन 62 करोड़ रुपए की FIR है, जो तकरीबन बनती है, अगर आप कहें तो 150 करोड़ रुपए बनते हैं, जो ये दोनों मामलात हैं। और एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला है, और इसके साथ दूसरा जो अहम मामला है वो इसमें जो OGDCL का सिंझोरो गैस फील्ड है उसके हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं वो तमाम चीजें उसके अंदर शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के अंदर मैं जिस तरह कह रहा हूं कि जो प्रोफाइल्स हैं वो बड़ी अहम हैं। आप देखें तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, किसी ने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ा हुआ है, तो किसी ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है, ये इनके क्रेडेंशियल्स में लिखा हुआ है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इल्जामात हैं इस पर, ये तफ्तीश होगी, प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन के बाद साबित हो सकेंगे। हम किसी को अक्यूज नहीं करार दे रहे यहां पर, लेकिन ये तमाम FIRs में जो इनके बारे में लिखा है उन तमाम इल्जामात को साबित अभी होना है। लेकिन ये माशाल्लाह जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपने लिखे हुए हैं। मैं जिस तरह कह रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं इरफान बाबर खान, ये प्रेसिडेंट है सोसाइटी के जिन पर ये जिनको गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह से दूसरे साहब जो हैं बशारा साहब, वो एक्स MD एक्स CEO OGDCL के रह चुके हैं, और उनकी प्रोफाइल आप देख रहे हैं, उनके बारे में भी लिखा है जी कि उन्होंने बाहर से तालीम हासिल की हुई है, लंदन से पढ़ा हुआ है, और ये सारे इल्जामात उनके ऊपर लगे हुए हैं इस पर। हम इसी तरीके से जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जहाद बिल लिसान कर रहे हैं, जबान से जहाद, और ये करते रहेंगे, हम उन चीजों को बेनकाब करते रहेंगे जहां पर हमें लूप होल मुबैना तौर पर नजर आएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो। और अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर, हमारे फेसबुक के पेज पर, हमें ट्विटर पे फॉलो करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।